जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, नवल भारत में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपके बीच उस रहस्य को लाने जा रहे हैं जिसकी बुनियाद पर अखंड भारत हजारों वर्ष तक विश्व गुरु कहलाता था। आइए उस इतिहास को जानते हैं जिस समय भूमि पर हर दुविधा का हल भारत में मिलता था। ऐसी ही और जानकारियों को जानने के लिए नवल भारत के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज से हजारों वर्ष पूर्व दुनिया के बड़ी नदियों के किनारे जन्मी किसी भी सभ्यता का इतिहास उठाकर ढूंढने पर भी आपको सिंधु घाटी सभ्यता जैसी कोई सभ्यता नहीं मिलेंगी। भारत का दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता का बनना और आज तक निरंतर आगे बढ़ते रहने का रहस्य भारत में जन्मी शिक्षा नीति और उसी से बने विश्वविद्यालयों में छुपा हुआ है। चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र, चरक संहिता और मरे हुए मनुष्य को जिंदा करने वाली संजीवनी बूटी का ज्ञान भी इन्हीं विश्वविद्यालयों में संग्रह था। इन्हीं शिक्षा नीतियों के दम पर भारत ने पिछले 10,000 वर्षों में दूसरे देशों पर हमला किए बिना अपना महत्व बनाए रखा। कई असफल प्रयत्नों के बाद भारत पर हमला करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों ने अपनी नीति बदलकर इन विश्वविद्यालयों को अपना निशाना बनाना शुरू किया ताकि भारत की नींव को कमज़ोर कर सके और भारत पर राज कर सके। इन हमलों के साथ ही भारत पर मध्य पूर्व का काला साया छा गया और हमारे राजा कमज़ोर पड़ गए। आज ऐसे ही कुछ विश्वविद्यालयों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो पूरी तरह से विलुप्त हो गई है। प्राचीन भारत में एक दो नहीं बल्कि 15 से ज़्यादा विश्वविद्यालय थे और इन विश्वविद्यालयों के छात्रों को केवल भारत में ही नहीं दूसरे देशों में भी बहुत आदर सम्मान दिया जाता था। तो आज नवल भारत आपके बीच एक और सत्य लेकर आया है जो विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा ध्वस्त किया गया और कुछ इतिहासकारों के दबाव में छुपाया गया। शुरुआत करते हैं तक्षशिला से। आज पाकिस्तान में स्थित ये अखंड भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। आचार्य चरक, चाणक्य, पाणिनि जैसे विद्वान यहीं से विद्या ग्रहण किए थे। इन विश्वविद्यालयों में चीन, सीरिया से भी लोग विद्या ग्रहण करने आते थे। इसके पतन की शुरुआत ग्रीस के राजा सिकंदर के हमले से हुई थी। सिकंदर ने जाते जाते तक्षशिला से कई विद्वानों को अपने साथ लेकर गया। इसके बाद ये लगातार हमलों का शिकार होती रही और 8वीं शतक के आते आते अरब देशों से आए आक्रमणकारियों द्वारा ये पूरी तरह से नष्ट कर दी गई। दूसरा विश्वविद्यालय 4वीं शताब्दी में स्थापित गुजरात के भावनगर के पास वल्लभीपुरम नाम के शहर में वल्लभी विश्वविद्यालय है। यहाँ के छात्रों को राजाओं के यहाँ उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। इसका पतन 8वीं शताब्दी के अंत में मीर कासिम द्वारा पहले अरब आक्रमण से प्रारंभ हुआ और आगे चलकर विदेशी लुटेरों के लगातार हमलों से यह पूरी तरह नष्ट हो गई। तीसरा विश्वविद्यालय नालंदा, जो आज बिहार में है, अखंड भारत का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। नालंदा के छात्र इंडोनेशिया के आगे भी जाकर ज्ञान का प्रकाश करते थे। सभी पूर्वी देशों की उन्नति में यहाँ के छात्रों का योगदान था। यहाँ पर 4-5 ग्रंथालय भी थे जिनमें से एक 9 मंजिला था। तिब्बत और चीन में बौद्ध धर्म को स्थापित करने में नालंदा का बहुत बड़ा योगदान था। इसका विध्वंस बंगाल और बिहार में इस्लामीकरण के लिए पहचाने जाने वाले बख्तियार खिलजी ने किया था, जिसका लक्ष्य केवल भारत की संस्कृति और इतिहास को तबाह करना था। कहा जाता है कि नालंदा के इतिहास को मिटाने के लिए बख्तियार खिलजी ने ग्रंथालयों में आग लगवा दी थी, जो 15 दिन तक जलते रहे। इन सब की जानकारी हमें 19वीं सदी के बाद से की गई खोज से मिली है। यहाँ पर भगवान शिव, विष्णु, गणेश और देवी देवताओं समेत बौद्ध धर्म से जुड़ी तस्वीरें और मूर्तियाँ भी मिली। चौथा विश्वविद्यालय
आज के भागलपुर बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। इसकी बराबरी नालंदा से की जाती है। 7वीं शताब्दी के पाल राजवंश ने इसकी स्थापना की थी। इसकी ज़्यादातर जानकारी हमें तिब्बत की किताबों में मिलती है। यहाँ पर बौद्ध तंत्र और वज्रयान पढ़ाया जाता था। जानकारी के अनुसार यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा अध्यापक हुआ करते थे। इसका विध्वंस भी 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी ने किया था, लेकिन यह 13वीं शताब्दी में पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। इसकी सारी जानकारी हमें 1970 में हुई खोज से मिली, जहाँ कई बौद्ध मंदिर और हिंदू संस्कृति से जुड़े चीज़ें मिली। 5वां विश्वविद्यालय बांग्लादेश के नौगांव में स्थित वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि 8वीं शताब्दी में पाल राजवंश द्वारा बनाया गया सोमपुर विश्वविद्यालय है। यहाँ पर हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के बारे में सिखाया जाता था। तिब्बत में बौद्ध धर्म से जुड़े कई लेख यहीं से लिए गए हैं। यहाँ की वास्तुकला तिब्बत, कंबोडिया जैसे पूर्वी देशों में काफ़ी प्रसिद्ध है। 12वीं शताब्दी में इसका अंत बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने किया। बाद में विपुल श्रीमित्र नाम के व्यक्ति ने इसका पुनर्निर्माण करने की कोशिश की, पर वे सफल नहीं हो सके। बिहार में स्थित 8वीं शताब्दी में पाल राजवंश द्वारा स्थापित अनंतपुर विश्वविद्यालय, जो 450 साल तक ज्ञान का उजाला करता रहा, लेकिन 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के आदेशों पर इवास खिलजी ने इसे तहस नहस कर दिया। 7वां विश्वविद्यालय 11वीं शताब्दी में दूसरे विश्वविद्यालयों के विध्वंस के चलते खिलजी और दूसरे आक्रमणकारियों से भारतीय संस्कृति और धर्मों को बचाने के लिए स्थापित की गई जगदला विश्वविद्यालय। यहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ ग्रंथ लिखे गए, लेकिन इसे भी ज़्यादा दिन तक बचाया नहीं जा सका। खिलजियों का काला साया इस पर भी पड़ गया और 13वीं शताब्दी के शुरुआत में इसे विध्वंस कर दिया गया। खिलजी के लगातार लूटमार के चलते कई विद्वान तिब्बत और दूसरे पूर्वी देशों में जाकर बस गए। ये कुछ बातें हैं जो आज हम आपके सामने लाए हैं। विदेशी आक्रमणकारियों के इतने लंबे समय तक किए गए नरसंहार और संस्कृति को ख़त्म करने की कोशिशों के बाद भी आज भारत और उसकी प्राचीन संस्कृति जिंदा है। लेकिन यह संस्कृति और हमारा इतिहास पश्चिमीकरण के चलते विलुप्त हो रही है। अगर इसे समय रहते बचाया नहीं गया तो आने वाली पुश्तें शायद किसी और को अपनी प्रेरणा का स्रोत मानेगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने भारत प्रेमी दोस्तों के बीच शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें।